जेठानी की करछी। सुनैना की नई नई शादी हुई। आज उसका रसोई में पहला दिन था खाना बनाने का। रात को उसने सबके लिए खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, फ्राई गोभी बनाई। खाना बनाने के तुरंत बाद वो किचन से बाहर आई। भाभी, खाना बन गया है तो लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ननद जी, खाना तैयार है, लेकिन खाने से पहले एक बार आप उसे चख लेती ताकि कोई कमी बेसी ना रहे। नहीं नहीं भाभी, ये काम ना आप सुमन भाभी से ही करवाओ, क्योंकि खाने की जानकारी उनसे बेहतर किसी को नहीं है। हाँ बहू, मैं अभी बड़ी बहू को बुलाती हूँ, वही चक्कर बताएगी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। सास की आवाज सुनकर सुमन बाहर आती है। जी माँ जी। जरा ये सब्जी चक्कर बता कैसी बनी है। जी माँ जी, मैं बस अभी आई। सुमन अंदर गई और अपनी करछी लेकर आई। फिर सुनैना की बनाई हुई दाल में वो करछी डालकर उसका टेस्ट चखती है। इसके बाद वो शाही पनीर में भी उसी करछी को पोंछकर डाल देती है, और ऐसे ही तीसरी सब्जी में भी। सुनैना को ये सब बड़ा अजीब लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी जेठानी ने अलग अलग करछी से टेस्ट करने के बजाय एक ही करछी से सब टेस्ट कर लिया। खाना अच्छा ही बना है सुनैना, सबको खाना परोस दो। इसके बाद सुनैना सबको खाना परोसती है, लेकिन अब सुनैना हमेशा देखती कि जब भी उसकी जेठानी खाना बनाती तो वो अपनी उसी करछी का इस्तेमाल करती। ऐसे ही एक रोज जब शाम को सब लोग घर आ गए तो रात का डिनर सबको परोसा गया। सब लोग खाना खाने लगे। दाल में घी की खुशबू, सब्जी में मसालों का संतुलन, सब कुछ लाजवाब था। तभी उसकी ननद ने कहा, वाह, शाम को घर आते ही सुमन भाभी के हाथ का बना खाना खा लो तो दिन बन जाए। सच में भाई, सुमन बहू तो कमाल का खाना बनाती है। सभी घर वाले सुमन की तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर सुनैना को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन जब उसने सुमन के हाथ का बना खाना खाया तो वो भी हैरान रह गई। वाह, खाना तो क्या टेस्टी बना है। मजा आ गया। अब घर में जब भी कोई त्योहार या कोई मेहमान आता तो सुमन ही सबके लिए खाना बनाती, और वो भी अपनी उसी करछी से। एक रोज सुनैना ने कढ़ी चावल बनाए, लेकिन जब वो परोसने से पहले उन्हें चखने लगी तो उसे उसमें कुछ खास स्वाद नहीं आया। पता नहीं मेरे बनाए खाने में वो स्वाद क्यों नहीं आता। जेठानी जी, ओ जेठानी जी। हाँ सुनैना, जल्दी बोलो, क्या बात है। मैं कपड़े उठाने छत पर जा रही थी। बाहर मौसम बिगड़ रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। वो काम मैं कर देती हूँ, आप तब तक ये कढ़ी चक्कर बताइए ना, इसमें वो स्वाद ही नहीं आ रहा। अरे लेकिन प्लीज 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 मेरी प्यारी जेठानी जी। अच्छा ठीक है बाबा। सुनैना छत पर कपड़े लेने जाती है और जब वापस आती है तो उसकी जेठानी ने उसमें लगी हुई करछी एक तरफ रख दी और फिर अपनी करछी से उस कढ़ी को हिला रही थी। इसके बाद जब सुनैना ने उस कढ़ी को चखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसका टेस्ट तो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो काफी टेस्टी हो गई थी। वाह, क्या स्वाद आ गया इसमें। आखिर जेठानी जी की करछी में ऐसा क्या जादू है। फिर शाम को वो अपनी माँ को फोन कर इस बारे में बताती है। तुम्हें पता है माँ, मेरी जो जेठानी है ना, बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। उनके हाथों में तो कमाल का जादू है। आपको पता है, कल मैंने खाना बनाया था। जब मैंने उसे चखा ना तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे जेठानी जी ने उसमें अपनी करछी चलाई तो उसका तो जैसे स्वाद ही बदल गया। वो खाना इतना टेस्टी हो गया कि क्या ही बताऊं। तू सच कह रही है? हाँ माँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो गया हो। है जादू? बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी जेठानी की करछी में कोई जादू टोना हो जिससे खाना अपने आप स्वादिष्ट हो जाता हो? हाँ हो सकता है माँ, तुम सच कह रही हो, क्योंकि तुम तो जानती हो मैं भी खाना कितना अच्छा बनाना जानती थी, लेकिन फिर भी उनका खाने का स्वाद मेरे खाने से बढ़िया होता है। और कभी मेरे खाने में कमी बेसी रह जाए तो वो अपनी करछी घुमाती है, जिससे खाना बिल्कुल होटल जैसा बन जाता है। हो ना हो बेटी, वो कोई जादू टोने वाली करछी है। अच्छा सुन, तू तो जानती है अगले हफ्ते तेरे भाई का सगुन लेकर उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। कुल मिलाकर 40 लोगों का खाना बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों बेकार ही हलवाई को पैसे देने, हम खुद ही खाना बना लेंगे। तू तो बस अपनी जेठानी की वो करछी चुरा कर ले आई हो। अब नॉर्मल खाना तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा और स्वाद बढ़ जाएगा। ठीक है माँ, मैं लेती आऊँ। फिर एक रोज सुनैना अपनी जेठानी की करछी को चुपके से चुरा लेती है और उसे लेकर अपने मायके आ जाती है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ रसोई में मदद करने लगती है। देखो माँ, मैं क्या लाई। अच्छा, तो ये है वो जादुई करछी। चल अब जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। सुनैना और उसकी माँ दोनों मिलकर उस करछी से खाना बनाती हैं, साथ ही हर सब्जी में उसी से छौंक लगाती हैं। कुछ देर बाद लड़की वाले शगुन लेकर आते हैं। उनका खाना उन्हें ठीक ठाक ही लगता है। शाम को सुनैना घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी कुछ ढूंढ रही है। यही तो रखी थी, न जाने कहाँ चली गई। अरे बाप रे, जेठानी जी कुछ ढूंढ रही हैं। लगता है वो अपनी करछी ढूंढ रही हैं। सुनैना जल्दी से उसे गैस के नीचे छुपा देती है। अरे जेठानी जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ देख न सुमन, मेरी करछी कहीं मिल ही नहीं रही। करछी यही कहीं होगी। सुनैना भी वो करछी देखने का बहाना करने लगती है और फिर गैस के नीचे से करछी निकाल देती है। अरे ये क्या, ये तो रही आपकी करछी जेठानी जी। अरे हाँ, ये कहाँ मिली? यही तो थी गैस के पास, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा।
हाँ हाँ, हो सकता है। सुनैना को लगता था कि कहीं न कहीं सब झोल उस करछी में ही है, इसलिए वो बिल्कुल वैसी ही करछी लेने बाजार चली जाती है। मुझे बिल्कुल ऐसी ही करछी चाहिए। हाँ हाँ, ये लो बहन जी, देखिए बिल्कुल ऐसी ही है। वो करछी देख सुनैना बड़ी खुश होती है और उसे लेकर घर आ जाती है। अब वो जेठानी की करछी अपने पास रख लेती है और उस करछी को जेठानी के लिए रख देती है। अब देखना, हर बार सब जेठानी की तारीफ करते हैं ना, लेकिन अब से सबको मेरे ही हाथ का खाना पसंद आएगा। 2 दिन बाद उनके यहाँ दिल्ली से बुआ जी अपने परिवार के साथ आती हैं। सुमन और सुनैना दोनों ही खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों अपने अपने हाथ का बना खाना उन मेहमानों को परोसती हैं। लेकिन सबको सुमन के हाथ का बना खाना ही ज्यादा पसंद आता है। सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। बड़ी बहू तो तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा के रूप में आई है सुमित्रा। इसके बनाए हुए खाने के आगे तो होटल वाले भी फेल हैं। वैसे सुनैना बहू की सब्जी भी ठीक ठाक ही बनी है। बड़ी बहू तो तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा के रूप में आई है सुमित्रा। इसके बनाए हुए खाने के आगे तो होटल वाले भी फेल हैं। वैसे सुनैना बहू की सब्जी भी ठीक ही बनी है। ये सुनकर सुनैना को कुछ समझ नहीं आता। 2 दिन बाद सभी मेहमान वापस चले जाते हैं और सुनैना अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। अरे सुनैना, क्या हुआ? गुलाब जैसा खिला रहने वाला मेरी देवरानी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जेठानी जी, सच सच बताइए, आप खाने में ऐसा क्या करती हैं कि सबको आपके हाथ का बना खाना पसंद आता है? पहले मुझे लगा ये सब कमाल आपकी जो उस जादुई करछी का है, लेकिन मैंने तो उसे भी बदल। ये कहते ही वो चुप हो गई। माफ करना, मैंने उसे भी बदल दिया, फिर भी मेरे बने खाने में वो स्वाद क्यों नहीं आता? सुनैना, वो करछी कोई जादू ही नहीं है, बल्कि वो तो मेरी माँ की दी हुई करछी थी जो उन्होंने पहली बार मेरे हाथों में थमाई थी। माँ के जाने के बाद उसे मैंने हमेशा अपने साथ ही रखा। इससे मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है। और रही बात मेरे खाने की, तो खाना तो तुम्हारा भी अच्छा होता है, लेकिन बात ये है कि तुम लोग जरा फीका खाना बनाते हो। मैं तो बस मसाले थोड़े तेज रखती हूँ और अपने हाथों के पिसे मसाले ही उसमें डालती हूँ, जिस कारण उसमें वो स्वाद आता है। अब सुनैना को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे सारी बात समझ आ जाती है। अब वो अपनी जेठानी से सही मात्रा में मसाले डालना सीख जाती है, जिससे अब उसका खाना भी अच्छा बनता है। बिट्टू, रूही, दोनों इधर आओ। क्या मम्मी, खेलने दो ना, एक तो संडे मिलता है खेलने के लिए। चुप कर, और पहले तुम दोनों ये बताओ, मैं थाली में ये आटा निकाल कर गई थी, इसमें पानी किसने डाला? तू बता रूही, तूने ये खेल किया है ना? तूने ये सारे जग का पानी आटे में डाला है ना? बोल, सच बोल। नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अच्छा, तो ये सारा कांड इस खिड़की से हुआ है। मैं भी देखती हूँ ये सुनीता मुझसे कैसे बचती है। जाओ, तुम दोनों जाकर खेलो, मुझे खाना बनाना है। अनीता और सुनीता दोनों देवरानी जेठानी थे। अनीता बड़ी बहू थी और सुनीता छोटी बहू। दोनों के घर अलग थे, पर उनकी रसोई आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक ही दीवार पर बनी थी और इस रसोई की खिड़की दोनों की रसोई से मिली हुई थी। इस वजह से कोई भी चीज आर पार हो सकती थी। इसी बात का फायदा अनीता और सुनीता उठाती रहती थी। कभी अनीता सुनीता के काम को खराब करती, तो कभी सुनीता अनीता के काम को बिगाड़ देती। अक्सर ही दोनों के बीच इन्हीं बातों पर लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से दोनों की सास कमला बहुत परेशान रहती थी। अरे सुनीता, ये कैसी चाय बनाई है? चाय में चीनी की जगह नमक है। मुझे तो लगता है तुम चाय बनाना भूल गई हो। क्या कहा? चाय में नमक? मैंने चाय में चीनी डाली थी, दिखाओ मैं पीकर देखूं। सुनीता चाय पीकर देखती है तो वो भी एकदम से थूक देती है। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। आज तो मैं अनीता भाभी से सारा हिसाब किताब करके रहूंगी। अनीता भाभी, ओ अनीता भाभी, ये है कहाँ? अच्छा, तो आज रसोई में गोभी आलू की सब्जी बनाई जा रही है, अभी बताती हूँ इन्हें। सुनीता गैस की आंच बढ़ा देती है, जिससे कढ़ाई में बन रहे सारे गोभी आलू जल जाते हैं। अरे अनीता बहू, रसोई में कुछ बनने रखा था क्या? जलने की बदबू आ रही है। हाँ, गोभी आलू रखे थे, पर मैं तो धीमी आंच पर रखकर आई थी, देखती हूँ जाकर। अनीता रसोई में जाकर देखती है तो गैस की आंच बढ़ी हुई थी और गैस फुल पर थी। ये गैस को किसने तेज कर दिया? मैं तो हल्की आंच पर रख कर गई थी। ये जरूर सुनीता ने किया है। सुनीता, ये गैस तुमने तेज की है ना? हाँ, मैंने तेज की है। आपने भी तो मेरी चाय में नमक डाल दिया। अच्छा, तुमने भी मेरे आटे में पानी डाल दिया था। और मैंने जो कल कढ़ी चावल बनाए थे, आपने मेरी कढ़ी में चीनी डाल दी थी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ था, पर मैं भी अब तक चुप रही। आज तो कर लिया, दोबारा मत करना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, हो गई शुरू दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने। पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सारे फसाद की जड़ ये खिड़की है। रमेश, मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ इस खिड़की को बंद करवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, पर ना ही तू मेरी सुनता है और ना ही वो मुकेश।
माँ ठीक है, 1-2 दिन के काम निपट जाएं, फिर मैं किसी मजदूर को बुलाकर खिड़की बंद करवा दूंगा। अनीता और सुनीता दोनों की लड़ाई से घर में कलेश भी बढ़ते जा रहे थे। अगले 2-3 दिन तक बात फिर दब गई और इसी बीच फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। मैं जानती हूँ अनीता भाभी ने जानबूझकर छिपकली को डरा डरा कर मेरी तरफ भेजा है। वो जानती है कि मैं छिपकली से डर जाती हूँ। अरे अब तुम दोनों छिपकली पर लड़ रही हो। छिपकली तो इधर उधर भागती रहती हैं, इस खिड़की से उस खिड़की से, इस दरवाजे से उस दरवाजे से। अब जानवरों को थोड़ी बांध सकती हो बहू। अब अपनी रसोई में छिपकली आई तो तुम्हारा मुंह खुल गया। उस दिन जब तुमने अपनी रसोई की गंदी अलमारी साफ की थी तो उसमें से जो चूहे भागकर मेरी रसोई में आए थे, तब तुम कहाँ थी? मैं भी बहुत सहन कर रही हूँ। अब आया सास को ज्यादा तेज गुस्सा और उसने दोनों बेटों को आवाज लगाई, बस अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी। अब जो करना है मैं करूंगी। रमेश, मुकेश, अभी के अभी जाओ और एक मिस्त्री बुलाकर लाओ जो इस खिड़की को बंद कर दे। और फिर मिस्त्री को बुलाया गया और रसोई की खिड़की बंद कर दी गई। अब रसोई की खिड़की तो बंद हो गई, पर इससे अनीता और सुनीता परेशान हो गई, क्योंकि उन दोनों के पास मन लगाने के लिए कुछ भी तो नहीं था। दोनों के बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते, सास मंदिर कीर्तन चली जाती और दोनों के पति अपने अपने काम पर चले जाते। पीछे से दोनों अपने अपने कमरों में कभी बैठी तो कभी अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती। दोनों खिड़की की तरफ देखती तो खिड़की पर तो मिस्त्री सीमेंट लगाकर जा चुका था। दोनों थोड़ी उदास हो गई और शाम को दोनों सब्जी लेने के लिए एक साथ घर से बाहर निकली तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुनीता, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ जा रहे थे? मैं सब्जी मंडी जा रही थी। आज बिट्टू और रूही का मन था भिंडी खाने का, तो सोचा मंडी में ताजी भिंडी आई हुई होगी, वही बना लूंगी शाम को। अच्छा, मैं भी बस मटर पनीर लेने जा रही थी। आज बबलू और पिंकी मटर पनीर खाने की जिद कर रहे थे। अच्छा चलो दोनों साथ चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मंडी जाती हैं, पर ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि दोनों ही झिझक रही थी। कुछ दिन पहले ही तो दोनों इतनी तगड़ी लड़ाई कर चुकी थी, इसलिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। दोनों अपने अपने घर लौट आती हैं। इधर अनीता भिंडी बनाने की तैयारी करती है, उधर सुनीता मटर पनीर बना रही थी। पर कुछ तो था बिल्कुल सूखा सूखा, और वो था दोनों का एक दूसरे को ना देखना। मम्मी, चाची के घर से मटर पनीर की खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी इस भिंडी के साथ रोटी खाओ, कल मैं मटर पनीर बना दूंगी। मम्मी, भिंडी तो बबलू को भी बहुत पसंद है ना? वो आपके हाथ की भिंडी कितने शौक से खाता है। हाँ खाता तो है, थोड़ी सी दे आऊं क्या? अगर मन है तो दे आओ। इधर सुनीता भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप तो बिट्टू भैया के लिए मटर पनीर लेकर जा रहे थे, अभी तक गए नहीं? हाँ जा रही हूँ, देखती हूँ। सुनीता भी नहीं जानती थी कि अनीता भी उसे भिंडी देने आ रही है। जब दोनों अपना अपना दरवाजा खोलती हैं तो हैरान रह जाती हैं। सुनीता तू? हाँ भाभी, वो बिट्टू को मटर पनीर पसंद है ना। मैं भी बबलू के लिए भिंडी लाई थी, बबलू को भिंडी अच्छी लगती है ना। एक दूसरे को भिंडी और मटर पनीर देते हुए अनीता और सुनीता दोनों की आंखों में आंसू झलक रहे थे। अनीता और सुनीता की रसोई के बीच की खिड़की बंद हो जाने के बाद जो घर का माहौल बन गया था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन जल्दी ही दोनों को अपनी रसोई में अकेलेपन का एहसास होने लगा था। पहले जहां वो एक दूसरे की रसोई में झांक कर मस्ती किया करती थी, अब वो अकेली हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे लड़ाई होती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ का अपना एक अलग ही मजा था। दोनों को समझ आ गया कि वो एक दूसरे के बिना कितना बोर हो गई हैं। अनीता और सुनीता दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगी। दोनों में सुधार देखकर उनकी सास ने खिड़की को दोबारा खोलने का निर्णय लिया और खिड़की दोबारा खोली गई। अब एक बार फिर से सबके चेहरों पर खुशी थी। घर में हंसी मजाक और प्यार का माहौल बन गया। रसोई की वो खिड़की अब उनकी दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। अंजलि को अपने ससुराल में आए हुए साल भर होने वाला था। अब तक वो अपने परिवार को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह अपने ससुराल वालों की बात नहीं समझ पाई थी। फिर एक रोज, माँ जी घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ तो ले आना, मुझ बुढ़िया को क्यों बोल रही हो लाने को? और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस रसोई में 4 लोगों का हाथ लगे ना, वो ठीक से चल नहीं पाती। अब रसोई तू बनाती है तो सामान भी तू अब खुद ही लेकर आया कर। अंजलि को समझ आ गया कि अब उसके जिम्मे एक और काम आ गया। अंजलि सामान की लिस्ट बनाकर बाजार चली गई और फिर थकी हारी सामान लेकर घर लौट आई। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। ओ महारानी,
ये कोई वक्त है आने का और अब खाना बनाएगी? दिन के 3 बज रहे हैं। मैंने तो समय पर खाना बनाकर खा लिया। और तू भी कान खोल कर सुन ले, इस घर के कुछ नियम हैं। यहाँ खाना तय समय पर ही बनता है और खाया जाता है, आगे पीछे नहीं, समझी? तो अब खाना बनाने और खाने का समय निकल चुका है, इसलिए अब तू खाना नहीं बना सकती। इसलिए अब तू शाम को ही खाना बना लेना। अब तू इसे सजा समझ या जो मर्जी, लेकिन इसी बहाने अगली बार के लिए तुझे सबक भी मिल जाएगा। लेकिन माँ जी, मैं कोई बाजार टहलने थोड़ी ना गई थी, सामान लेने ही गई थी। मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खाऊंगी खाना, मैं तो चली। ए इधर बैठ, ये ससुराल है तेरा, मायका नहीं जो जब मर्जी रसोई में घुस गई। अगर मेरे घर के नियम तोड़ने की कोशिश की ना तो घर से निकाल दूंगी, समझी? बेचारी अंजलि के पास अब अपनी सास का फरमान मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। फिर शाम के वक्त, बहू अभी तक अपने कमरे में घुसी है। 5 बजने वाले हैं, चाय बनाने का समय हो गया है। अगर 5 बजे के बाद तू रसोई में गई ना तो ताला मार दूंगी रसोई में, समझी? फिर ऐसा ना हो कि तू चाय से भी जाए। अंजलि तो भूख के मारे पहले ही तड़प रही थी, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए वो जल्दी से रसोई में गई और चाय और साथ में कुछ पापड़ तल लाई, जिन्हें खाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अब ध्यान से सुन, ठीक 9 बजे तक सारा डिनर बनाकर तैयार कर लेना, नहीं तो फिर ताला, समझ गई ना? जी माँ जी, समझ गई। सारे दिन की भूखी प्यासी अंजलि रसोई में जाती है और रात के डिनर की तैयारी में लग जाती है। फिर रात को 9 बजे वो सबको खाना बनाकर परोसती है। अपनी सास का ये नियम अंजलि को पसंद नहीं था। वो इसके बारे में अपने पति अनुराग से बात करती है। ये कोई नई बात नहीं है अंजलि, माँ आज से ऐसी नहीं है, बल्कि घर के नियम को लेकर वो शुरू से ही ऐसी है। बचपन में हम लोगों के साथ भी माँ ऐसा ही करती थी। जब खेलने के दौरान हम लोगों को अंदर आने में देर हो जाती थी तो वो हमें खाना भी नहीं देती थी, और जब हमें एक दिन खाना नहीं मिलता था ना तो अगले दिन हम खुद समय से घर आ जाते थे। लेकिन अगर कोई किसी काम से कहीं गया और आने में देर हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना ही नहीं मिलेगा। और मैंने बताया ना, मैं घूमने नहीं गई थी, घर का राशन लेने ही गई थी। देखो, इन छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी करना मैं जरूरी नहीं समझता, और तुम भी खुद को माँ की तरह इस घर के नियम कानून में ढाल लो। अब मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस भी जाना है। अंजलि को अपने पति की बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही समय बीता और कुछ महीने बाद उसके देवर मोहन की शादी भी हो गई और देवरानी प्रिया भी दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। और जब उसे घर की इस रसोई के नियम के बारे में पता चला तो उसके भी होश उड़ गए। लेकिन भाभी, घर के कामकाज निपटाने में थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बहू को खाना ही मत दो। इस घर का तो यही नियम है प्रिया, जब खाना बनाने में मुझे लेट होता है तो माँ जी तो बस घड़ी देखती रहती हैं, लेकिन जब तक मैं सारे काम निपटा कर रसोई में आती हूँ तब तक माँ जी रसोई में ताला लगा देती हैं। ये दोनों भाई खुद तो बाहर खा लेते हैं और घर में मैं ही रह जाती हूँ भूखी। अच्छा एक बात बताओ भाभी, इस रसोई में 2 दरवाजे क्यों हैं? माँ जी कहती हैं कि ससुर जी ने वास्तु के हिसाब से 2 दरवाजे बना दिए थे। वैसे हम तो एक ही दरवाजा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाले में तो हमेशा ताला ही लगा रहता है। तो ये सब छोड़ना। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक रोज, सच कहूं भाभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई बल्कि मुझे सजा सुनाई गई है इस 4 दीवारी में रहने की। क्या यार, न कहीं मूवी जा सकते न कहीं घूमने। तेरी शादी तो अभी अभी हुई है, मेरी शादी को तो 2 साल होने वाले हैं। मजाल है बिना काम के इस घर के बाहर कदम भी रखा हो। वैसे भाभी, अगर हम बाहर जाएंगे घूमने तो खाना भी बाहर ही खाएंगे, तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि घर पर रसोई में ताला मिलेगा। माँ जी तुमसे 4 कदम आगे का सोचती हैं। उनका एक नियम ये भी है कि जाओ कहीं भी लेकिन खाना घर पर ही खाना है। माँ जी की मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही दिन बीते। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी बाजार गई हुई थी। चलो भाभी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो समय से खाना बनाने घर ना पहुँच पाए। हाँ जल्दी चल। लेकिन तभी रास्ते में प्रिया की पुरानी सहेली अंकिता मिल जाती है। अरे यार प्रिया, कैसी है तू? कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। शादी के बाद तो तुझे मिलने तक की भी फुर्सत नहीं। अंकिता, मैं ना तुझे घर जाकर फोन करती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चलो ना, पास में ही मेरा घर है, चाय नाश्ता करते, थोड़ी गप्पे मारेंगे, फिर चली जाना। अंकिता जबरदस्ती उन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है। वो दोनों जल्दी जल्दी एक ही घूंट में चाय पीकर अपने घर की तरफ भागती हैं। लेकिन घर पहुंचने में हो गई थी उनको देर और तब तक लग चुका था रसोई में ताला। अब बिल्कुल भी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम दोनों भूखी ही रहोगी, समझी? हम सब ने समय से खाना खा लिया है। वो दोनों मुंह लटकाकर अंदर चली जाती हैं। फिर देर रात प्रिया को ध्यान आता है कि आज तो उसने दही जमाई ही नहीं।
अरे मैं तो आज सुबह के लिए दही जमाना ही भूल गई। माँ जी से चाबी मांगकर देखती हूँ, क्या पता दे दे। वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास के कमरे से जो दरवाजा रसोई से लगा हुआ था वो खुला हुआ है। वो उस दरवाजे से रसोई की तरफ जाती है, जहाँ का नजारा देख वो हैरान रह जाती है। उसकी सास बड़े मजे से अंदर खाना खा रही होती है। प्रिया को देख वो घबरा जाती है। अरे छोटी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जानती है ना रसोई में 9 बजे के बाद आना मना है। अच्छा, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, अब समझ आया ये 2 दरवाजे की रसोई का चक्कर क्या है। बड़ा जुल्म किया है आपने हम पर। क्या कहूँ बहू, दरअसल ये सब आदत मुझे मेरी सास से पड़ी है। वो नियम की बड़ी पक्की थी। मुझे जरा सी भी देर हो जाती तो वो मुझे खाना बनाने नहीं देती थी और मैं भूखी रह जाती थी। इसलिए मैंने ये रसोई का दूसरा दरवाजा अपने कमरे से निकलवाया था, ताकि रात को जब मेरी सास सो जाती तो मैं चुपके से इस दरवाजे से जाकर खाना बना लेती। सास तो चली गई, लेकिन मेरी आदत नहीं गई। इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने ताला लगा देती, लेकिन मैं खुद इस दरवाजे से जाकर खाना खा लेती। तब तक बाकी घर वाले भी वहां पर आ चुके थे और ये सब बातें सुन रहे थे। माँ जी कम से कम अंजलि भाभी के बारे में तो सोचती। वो बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। अरे वो कब से बच्चा प्लान करना चाहती है, लेकिन आपकी इस हरकत के कारण वो माँ बनने से भी डर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके होने वाले बच्चे के साथ भी वही ना हो, उसे भी भूखा न रहना पड़े। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन सब से अपने किए की माफी मांगती है और उस दिन के बाद वो रसोई में ताला लगाना छोड़ देती है।